तो लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी बताओ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, है ना। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया था। कौन से स्ट्रॉन्ग बताए थे मैंने लास्ट टाइम? कार्बन और नाइट्रोजन के और हैलोजेंस और ऑक्सीजन के वीक बताए थे, है ना, वीक लिगेंड्स। और कार्बन नाइट्रोजन के क्या बताए थे? स्ट्रॉन्ग। और मैंने ये भी बताया था कि ये एक्सेप्शंस भी आते हैं, जरूरी नहीं हर बार स्ट्रॉन्ग, कभी कभार ये वीक भी हो जाते हैं और कभी कभार ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग कब होते हैं? जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना। पुल जब बढ़ जाएगा तब ये वीक जो है स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करने लगेंगे। और अगर जेड इफेक्टिव घट जाएगा तो स्ट्रॉन्ग कैसा ऐड करने लगेंगे? वीक, है ना, बताया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने डेवलप की थी? अब आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। ये एक हमने केमिकल बॉन्डिंग में करी थी, याद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये वाली जो थ्योरी है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी है। क्लियर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने क्या बोला कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, वो क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? पेयर अप करा देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं? पेयर अप करवा देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला उसने बोला कि वीक लिगेंड की वजह से क्या होता है? वीक लिगेंड कुछ नहीं कराते हैं, है ना। वीक लिगेंड क्या कराते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करा पाते। ये करा सकते हैं पेयर अप, बट ये पेयर अप नहीं करा सकते। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कराते हैं पेयर अप, वीक लिगेंड नहीं कराते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है। ठीक है, ये नहीं बता रही कौन से वीक लिगेंड है कौन स्ट्रॉन्ग, बस बोल रहे हैं ऐसा है। फिर थर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर है कि नहीं। और अगर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो कैसा हो, क्या बोलेंगे उसको? डायमैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो म्यू जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है। और ये अगर डायमैग्नेटिक तो म्यू क्या होगा? जीरो। म्यू कैसे निकालते हो आप? रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन आया ना। तो ये यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन बातें हमने देखी। चौथी बात इस थ्योरी ने क्या बोली? जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास क्या होते हैं? एम्प्टी और ऑर्बिटल्स हो सकते हैं टू अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑफ लिगेंड। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या? लिगेंड। लिगेंड जब आ रहा है तो सेंट्रल मेटल आयन क्या करेगा? उसके पास अगर कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल है वो बनाएगा और उससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा। किसके? लिगेंड के, है ना। तभी तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अरे लिगेंड, ये जो ऐसे दिखते हो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में जाएंगे। डी में जा सकते या एस में जा सकते या पी में जा सकते, है ना, मेटल के, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बोला इसने। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन के बराबर होगा, है ना। क्या बोला? नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल कितने बोलेंगे? जो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को करस्पॉन्ड करेगा मेटल के। ठीक है, जैसे उस कंपाउंड में, है ना, इन दैट कंपाउंड ऑफ CMI, इन दैट कंपाउंड। कोई दिक्कत परेशानी दूसरा यहाँ तक नहीं। तो नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स जो होंगे वो उतने ही खाली करना चाहेगा, उतने अवेलेबल कराएगा जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होगा उसमें। जैसे NiCN4 माइनस, मान लो NiCN4 माइनस, कितने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है निकल का? 4। तो 4 डिब्बे ये अपने उसको देगा, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा। कितने डिब्बे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा? ठीक है, तो 4 डिब्बे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा। ये मतलब कौन से 4 करेगा वो देखेंगे आगे। क्या डी का करेगा, एस का करेगा, पी का करेगा या मिक्सचर करेगा, है ना, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? और अगर इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना हाइब्रिडाइजेशन में, अगर हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व है? इनर डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो हम बोलेंगे
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना इन हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बोलेंगे? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये तो थ्योरी है, अभी इसको समझेंगे हम लोग जब सवाल लगाएंगे। ये बस एक लिख के रखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और सिक्स्थ मैंने बता दिया कि हैलोजेंस सबसे वीक होते हैं, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। ये लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जनरल ऑर्डर याद रखना। और इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम काफी डिटेल बात करी थी, तो वो लास्ट वीडियो में तुम देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नोट करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और भी पॉइंट है, लेकिन वो मेन हमारी बातें यहीं पे हो रही है। इससे निकाल क्या सकते हैं कहाँ कहाँ फायदेमंद होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो देखो सवाल किस पे आएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलेंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या निकालो? ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन निकालने में बहुत यूजफुल। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो शेप पता चल जाएगा मॉलिक्यूल का। बताया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो लीनियर है, 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है ना, बताया था। तो ये सारी बातें ऐसे करी हुई है हमने। लिस्ट मैं बता दूं, हमारे सिलेबस में ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले आएंगे। 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है ना, sp3 जो कि टेट्राहेड्रल होगा शेप, और स्क्वायर प्लेनर होगा तो dsp2 है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, जिसमें 2 केसेस हैं, d2sp3 और sp3d2। इसको बोलेंगे इनर डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी अंदर आ रहा है, पहले आ रहा है। यहाँ जो लिखा है ना इनर डी, तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? ये d2sp3 वाला। और आउटर डी कौन बनाएगा? ये, क्योंकि देखो डी बाहर की तरफ, बाहर वाला डी इन्वॉल्व होगा ना। तो ये हो गया, तो इन दोनों का शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? d2sp3 वाला, और आउटर डी बनाएगा sp3d2 वाला, है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। तो यही हमारे सिलेबस में है मेन, इसी पे क्वेश्चन आने हैं, और किसी कोऑर्डिनेशन नंबर पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, मिटा दे आप। ठीक है, तो ये सारी, अच्छा तो दूसरा हो गया क्या? शेप बताने का काम आता है। फिर क्या बताने का काम आता है? म्यू के बारे में, है ना, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर। क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हो, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। और क्या बता सकते हो इससे? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जो अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ये 4 चीजें बताने का काम आता है। क्लियर हो गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज हमारे सिलेबस में 4 मेन चीजों के लिए होगा, और इन्हीं पे क्वेश्चन आने वाले ढेर सारे, हर साल आते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एज वेल एज जेईई नीट के लिए। तो देखो क्या है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो 3 क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमनली आज है वो करते हैं। पहला NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, NiCl4 क्या 2 माइनस, है ना। ये कंपाउंड आपको दिया है निकल का, और आपसे बोला क्या है कि बताओ ये 4 चीज बताओ। निकल की हाइब्रिडाइजेशन, शेप पूरे मॉलिक्यूल का, मैग्नेटिक कैरेक्टर मॉलिक्यूल का, और स्पिन मैग्नेटिक मोड। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। पहले निकल का एटॉमिक नंबर पता है सबको? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल निकल में? 28 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो गया? आर्गन 3d और 4s2 20, और यही होगा ना निकल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। तो 3d8 है, तो ये देखो, मैं d8 को, ये 3d को ऐसे बना देता हूँ, 4s को ऐसे बना देता हूँ, और p अवेलेबल होगा, p में 0 होंगे ना यहाँ पे। मैं बस p बना के रखता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यूज होगा कि नहीं देखते हैं। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन डी में? 8 भरने तो कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हंड्स रूल लगाते हुए। और यहाँ पे कितने हैं? 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इन कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कौन सा? ये वाला।
इसमें निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2+। यहां निकल के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आएगी? अरे नेट चार्ज कितना है? -2 माइनस चार्ज, नेट चार्ज और लिगेंड कितना होगा? -4। क्या आ गया? +2 आ गया। बताया था ना निकालने का तरीका। इन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निकल 2+ है ना, तो 2+ का अगर तुम ये डी वाला डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, फेंक दोगे बाहर, क्योंकि 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कम होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कोई दिक्कत? देख लो एक बार। अच्छा Cl- क्या है? इज अ वीक फील्ड लिगेंड, हाँ या ना? जो यहाँ Cl है ना, इज अ वीक फील्ड लिगेंड, यस और नो? बताया था, हेलोजन है ना, हेलोजन है, हेलोजेंस आर वीक लिगेंड्स, so Cl- वीक लिगेंड है, therefore cannot cause pairing, है ना, cause pairing of निकल 2+ आयन, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन्स निकल 2+ के इलेक्ट्रॉन की क्या पेयरिंग है? मतलब क्या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ धक्का मार के पेयर करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। क्लियर हुआ? तो क्या होगा, यानी कि अच्छा कितने, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये पूरा डायग्राम कैसा रह जाएगा? 3D 4s 4p रह जाएगा। अब सुनो, कितने क्लोरीन है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होता है उतने डिब्बे खाली करेगा निकल आयन। कितने डिब्बे खाली करेगा? तो एक डिब्बा ऑब्वियसली यहां से ही लेगा, खाली पूरे खाली होने चाहिए, दूसरा यहां से लेगा, तीसरा यहां से, और चौथा। तो कितने डिब्बे वो मर्ज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में Cl को देने के लिए? 4 डिब्बे करेगा ना। ये चारों के नाम क्या हो जाएंगे? sp3 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 sp3, आया ना? तो Cl 4 है तो चारों Cl आके अपने इलेक्ट्रॉन, देखो ये मेटल के पास खाली डिब्बे, तो चारों Cl आके अपने इलेक्ट्रॉन इधर पोल कर सकते हैं कि नहीं? तो बॉन्ड तभी तो बनेगा, यही लिगेंड दे रहे हैं इसको, है ना? कोई दिक्कत? सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? तो हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल ली पहले, sp3 निकल 2+ की हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे निकल आयन की sp3 है, और sp3 का शेप कैसा होता है मेरे डायग्राम के साथ? इसके साथ टेट्राहेड्रल। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था कि नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 आ गया, टेट्राहेड्रल, देयरफॉर शेप इज टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कैसे बनाओगे एग्जाम में? तो तुम सिंपल तरीके से ऐसे याद रखो, Cl 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 और Cl, है ना, और ऊपर कितना चार्ज है? 2-, तो ऐसे 2- डाल दिए तुमने, या तुम चाहो तो ऐसे डैश और वेज वाला बना सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, है ना? क्लियर? अच्छा अब हो गया शेप। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है? कितने, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? कितने? 2। मतलब पैरामैग्नेटिक तो पक्का है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2 यहाँ पे, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इज पैरामैग्नेटिक विथ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। तो म्यू निकाल लोगे, रूट ऑफ n into n+2 होता है, मोर मैग्नेटॉन, so that is root of 2 into 2+2, कितना आ गया? 2 4 8, 2 √2 आ गया। सॉल्व कर लोगे, बाकी इसको और फर्दर सॉल्व कर लोगे, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया। देखो हमने चारों चीज निकाल ली वहां पे, तो नोट कर लो ये कैसे करने इसके सवाल। हो गया? आईपैक नेम क्या होगा इसका? टेट्राफ्लोरो निकलेट, क्योंकि 2- है तो यहाँ पे मेटल रहा होगा, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 2 रोमन न्यूक्लियर में, है ना? टेट्राफ्लोराइडो या टेट्राफ्लोरो निकलेट 2 आयन, बताया था ना नोमेनक्लेचर लास्ट टाइम, रिवाइज कर लेना। और आईपैक भी पूछ सकते हैं इस पे, हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, शेप, मैग्नेटिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट। मिटा दें।
तो सेकंड कैटेगरी ऑफ सवाल आएगा इस पे, वो आएगा NiCN4 2-। Cl हटा के मैंने क्या लगा दिया, एक वीक लिगेंड हटा के क्या लगाया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के डायरेक्टली लिख लो, क्या है, वही है 2+, निकाल के देखो 2+ ही आएगी। सो यहाँ पे भी वैसे डायग्राम बनेगा, मैं सीधा निकल 2+ का लिख दे रहा हूँ। 3D 8 रहेगा और 4s 0 और 4p 0 रहेगा इसमें निकल 2+ में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ सिंस आप क्या बोलोगे, Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इट कॉजेस पेयरिंग, देयरफॉर इट कॉजेस पेयरिंग। अब वो पेयरिंग कर पा रहा था क्या Cn माइनस, बट Cn माइनस पेयरिंग कर लेगा ऑफ निकल 2+ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कैसे करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज देगा कि नहीं। तो अब देखो नया डायग्राम निकल 2+ आयन में कैसा दिखेगा, 5 डिब्बे फिर से वही 3D 8 अभी भी है, 4s है और यहाँ 4p, देखो कैसा भरा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर देगा ना, पेयर अप करा देगा। अब कितने डिब्बे इसको चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, तो डिब्बे भी कितने लगेंगे, 4। तो ये इसको उठाएगा यहाँ से, खाली पूरे खाली वाले उठाएंगे, ये पहले 4 उठा लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इसको मर्ज करेगा इन चारों को, है ना। तो यहाँ पे ये D है, ये S उठाया और एक P S के कितने उठाए, एक P के कितने उठाए, 2, DsP2। हर एक डिब्बा क्या हो गया हाइब्रिड, DsP2 आया ना, क्लियर। अब Cn माइनस आएगा, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन चारों ओर कर लेंगे कि नहीं, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने डिब्बे खाली चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन भी मिल गई अब अपने को, यानी कि आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ लिखोगे DsP2, होना भी चाहिए था क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरी पॉसिबिलिटी DsP2 है, तो ये अलाउड है। और ये शेप अब क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। पैरामैग्नेटिक है क्या ये, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डायमैग्नेटिक, n की वैल्यू 0 मतलब डायमैग्नेटिक, और म्यू 0 आ गया, मतलब म्यू पहले लिख देते 0, इतना करने की क्या जरूरत, पता ही है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो म्यू तो 0 ही होगा। और इसका शेप कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर। अरे टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, तो स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, ऐसा। सो स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए Ni और यहां से एक Cn है ना, यहां से एक Cn, यहां से एक Cn, और यहां से एक Cn, और ऊपर 2 माइनस है ना छोटा सा, क्यों बन गया स्क्वायर प्लेनर, हो गया काम कर, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, इनफैक्ट 4-5 बार आ चुके हैं नीट में भी और जेईई में, मतलब मोर देन दैट में भी, बट 4-5 बार तो आ चुके। ये सेम सवाल आप देखोगे, मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्वेश्चन आ रहा है, ये भी नहीं कि यहाँ लिगेंड बदलते हैं, सेम आ रहा है। ठीक है, NiCl वाला या तो आ रहा है, NiCN वाला आ रहा है ये वाला, या Ni एक नेक्स्ट वाला करते हैं, नोट करो। हो जाए तो बता दो, करे आगे, नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, 2 मिनट। ये सेकंड केस था, ये किसका कौन सा नंबर, यहाँ 2 डालना 1 ना डालना, सेकंड केस था ना ये। अब थर्ड केस देखेंगे जल्दी जल्दी। निकाल ले, हो गया ना आपका, फोटो निकाल लो, टाइम नहीं, बहुत काम करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अब थर्ड केस देखो, जो तीसरा टाइप का बनता है NiCO4, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या निकल 2+ बनाओगे, निकल बनाओगे, निकल, क्योंकि निकल पे कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ निकल का डायरेक्टली क्या होता था 3D 8 4s2 4p 0 लिखते थे हम। तो मैं यहाँ पे 5
5 डिब्बे निकल, अब यहाँ निकल 2 प्लस नहीं ले लेना गलती से, क्योंकि निकल यहाँ पे 0 स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे 4p 4s 3d कितने बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने थे, सॉरी 2 होगा ना, यहाँ पे 4s2 होगा ना, तो यहाँ पे 2। अब सुनो पेयरिंग होगी कि नहीं, CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर कॉजेस पेयरिंग, पेयरिंग करेगा ना ऑफ ni इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, तो ये देखो ये इसको इधर भेजेगा कि नहीं धक्का मार के, और इसको इधर भेज देगा। बोले भाई सब लोग एक तरफ हो जाओ, है ना। तो अब ये कैसा दिखने लगेगा डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखेगा। और अब बताओ कितने डिब्बे खाली हुए, 4 डिब्बे, और 4 चाहिए भी थे, कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है, तो ये चारों हाइब्रिडाइज होंगे कि नहीं, sp3 बनेगा कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन, sp के 3 sp3, तो दिक्कत। तो आपको आ गया आंसर क्या, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हम लिख देंगे sp3 टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक, हाँ, और ये भी म्यू भी, ये तो सेम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कोई, और इसमें बस यहाँ पे क्या है sp3 है ना, तो शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा, NiCO वैसे बना देना, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, कर लोगे। और ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि चार्ज है नहीं, तो बन गया टेट्राहेड्रल। क्लियर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेन बातें तो हमने कर ली, अब हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं कॉम्पिटिशन पर्सपेक्टिव से, और बातें करते हैं। हो गया, की बात करनी है, हो गया, बेटा बेटा दे हीरो लोग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने 3 केसेस देखे, 3 एग्जांपल, और 99% चांस है कि यही अपेयर हो, 1% है कि भाई दूसरे भी अपेयर हो जाए। तो एक और लेते हैं, 4th केस, K4FeCN6, K4FeCN6, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K4FeCN6 को FeCN6 4 माइनस, या हाँ या ना, इससे तो यही आयन आ रहा होगा ना। तो बताओ Fe का क्या होता है, 26 होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Fe की, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अरे 2 प्लस, तो यहाँ पे Fe 2 प्लस लिखेंगे ना। अब नॉर्मल Fe क्या होता था, 3d 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 20 और ये होता है ना नॉर्मल Fe 3d6 4s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बनेगा 3d6, है ना, 4s0 और 4p0 पे लिख के रखो, बताया था, यही हुआ ना Fe2 प्लस, क्योंकि यहाँ Fe2 प्लस है तो Fe2 प्लस का ये होगा। अब डिब्बा बना दो 5s और p के 3, ये 4p 4s 3d, आए ना, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 6, 1 2 3 4 5 6, हंड्स रूल लगाते हुए यहाँ 0 0 रहेंगे। बताओ Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक है ना, इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर कॉजेस पेयरिंग, है ना, पेयरिंग करा देगा ना इलेक्ट्रॉन की। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा पेयरिंग, बताओ, है? अरे यहाँ बैरियर, पेयरिंग कहाँ से कहाँ करनी है, यहाँ एक अगर हम बैरियर लगा दें तो इसको उठा के हम इधर ले जाएं और इसको उठा के इधर ले जाएं, तभी तो पेयरिंग होगी। तो क्योंकि 6 डिब्बे है ना, अब सुनो पहले पेयरिंग करा देते हैं फिर डिब्बे गिनते हैं, पहले 1 2 3 4, ऐसा हो गया कि नहीं, देखो इसको ये मिल गया और इसको ये, है ना, और कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6, और कितने डिब्बे फिर चाहिए होंगे 6 चाहिए होंगे। तो हम यहाँ से एक उठा लें, 2 3 4 5 6, यानी कि D से हमने 2 उठाए, S से 1 और P से 3 उठाए, तो D2sp3 हो गया कि नहीं, ये इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, है ना, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताया था,
क्योंकि अंदर से डी उठाने पड़ गए मजबूरी में, ठीक है। तो ये हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या हुई, तो D2sp3 हुई ना हाइब्रिडेशन, क्यों भाई। और D2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल ना। अरे हाँ ना, डायमैग्नेटिक है, हाँ है, अरे डाया है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, तो ये तो पता ही। और इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बनाना है। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है हमने बताया, ऐसा होता है ना। तो इसका शेप बना लो, 6 है, Fe बीच में बना लेना, यहाँ CN मार देना ऐसे, ठीक है। मान लोगे इधर, करें ऊपर 2 माइनस कर देना, 4 माइनस, ऊपर 4 माइनस है ना, यहाँ पे बना दो ना CN, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेना, ठीक है। तो भाई देखो सही है, हो गया, ये भी हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया। सो दिस इज द फोर्थ केस व्हिच इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ केस देखते हैं। एक और केस दिखा देते हैं जिससे हमारा सारे कैटेगरी सेट खत्म हो जाएगा। फिफ्थ केस करें, बिठा दे क्या, बहुत फास्ट, बहुत अच्छा। तो क्या कर रहा है, मुंह क्या बना रहा है, पागल है। देखो कैसे बना रहा है। सिक्स आएगा ना, कौन सा केस है, फिफ्थ है ना, K4 FeF6 Fe F6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं FeF6 4 माइनस, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर Fe का क्या है, 2+, तो यहाँ Fe2+ जो है वो हमने अभी बताया क्या होता है, 3d6 4s0 4p0 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 3d 4s 4p, बता यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, हंसू लगाते हुए बात नहीं करो। F माइनस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, क्या पेयरिंग करा पाएगा, देयरफॉर नो पेयरिंग नहीं करा पाए तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे कि नहीं, तो क्या खाली डिब्बे यहाँ से उठा पाए कभी, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमें 6 डिब्बे खाली चाहिए थे, बट यहाँ तो क्या है 4 ही है, तो आगे का भी उठाएंगे, 4D के उठाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो कितने डिब्बे उठाएंगे हम, यहाँ से 1 उठाएंगे, 6 चाहिए ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडेशन क्या दिख रही है, sp3d2, एक s p के 3 और d के क्या 2, तो sp3d2, तो यहाँ पे अब D2sp3 की जगह अभी बन गया है sp3d2 हाइब्रिडेशन, और इसका शेप अभी भी ऑक्टाहेड्रल है। डायमैग्नेटिक है क्या ये, नहीं, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन 4, और ये पैरामैग्नेटिक में आएगा, मैग्नेटिक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी, तो कर लोगे 4 6 24, रूट 24 निकाल लेना, इसका शेप बदल जाएगा, नहीं शेप तो वही रहेगा, है ना, बस यहाँ F डाल देना, CN शेप तो वही है ना, ऑक्टाहेड्रल है। तो दिस इज द लास्ट केस जो हमने कर लिया। अब कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे जो कंपटीशन में देखते ही आंसर आए, तो देखो ट्रिक्स, ये 5 केसेस में पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो जाती है। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा कुछ टिप्स ट्रिक्स बताने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं लोग, तो कौन से एक्सेप्शन, कहाँ पे एक्सेप्शन आएगा वो बता देता हूँ सीधा, हेडेक ही लिखो जल्दी। करे ठीक है, तो इसमें जो एक्सेप्शनल केसेस है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ वही
बाकी मान लेना नॉर्मली होंगे, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस देखो। अगर तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है डी में, क्या देखो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं हम, किस कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको जैसे 6 दिखे ना सवाल में, तुम देखो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, सुन रहे हो मेरी बात, एस खाली है पी खाली है, क्या बोला, डी में 4 है और एस 0 और पी 0 है ना, ऐसा है, और वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, तुमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हेडिंग इसके अंदर पढ़ने आ रहे हैं। वीक फील्ड लिगेंड में तुम्हारे पास वो कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब हैलोजेंस वगैरह कुछ है, और तुम्हारे पास D4S0 P0 है, कॉन्फ़िगरेशन है ना सेंट्रल मेटल एटम की, समझ रहे हो, ये किसकी है। तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन जो लोगे वो हो जाएगी sp3d2, क्या बोलेंगे, ये याद रखना, ठीक है, पहली चीज। क्यों, ये देखो D4 मतलब क्या हुआ, ये 5 डिब्बे थे, एक ऐसा ये था कि नहीं, 1 2 3 4 था कि नहीं। अब क्या वीक फील्ड लिगेंड है, सुनो मेरी बात ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 डिब्बे चाहिए थे। अब 6 डिब्बे में इसका एक डी उठाएंगे, इसका एस, टी के 3 और फिर आगे का भी तो डी उठाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप पहला डी और आपने ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होती है क्या, D2sp भाई DsP3D ऐसा तो नहीं होता कुछ, या तो इनर आउटर, इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर होगा, तो इसको वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में D4 आए, पेयरिंग तो नहीं करा सकता, पेयरिंग करा सकता है क्या, नहीं, तो फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये यहाँ का उठाएगा S, यहाँ का 3P और यहाँ का 2D, ये वाला है D इग्नोर, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो D4 में वीक फील्ड लिगेंड, याद रखना ये केस हो गई। और इसी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें किसमें, D4 के अंदर है ना, D4S0 P0, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो क्या करेगा, ये क्या है अंदर वाला, ये D था ना, ये SPD, DSPD है ना, ये अंदर वाला, वो बाहर वाला D। सुनो अब ध्यान से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट केस, 1 2 3 4 है कि नहीं बताओ, D4 में ये क्या करता है, पेयरिंग जब कराएगा तो बाहर वाला कौन सा है, ये एक अंदर फेंक देगा, अंदर की ओर पेयर करने के लिए क्या करेगा, क्यों, जिससे कि 2 डी अवेलेबल हो जाए, है ना। अगर ये अंदर फेंक देगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 है तो 2 डी खाली हो जाएंगे ना अपने, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ये अंदर की ओर फेंक देगा, तो यहाँ से 2 डी खाली हो गए, तो S के 1 और P के 2, ये कैसी हाइब्रिडेशन दिख रही है, D2, हाँ D2sp3 हो गई, तो यहाँ पे आ जाना हाइब्रिडेशन होगी D2sp3। ये मत सोचना कि सारे पेयर हो गए, नहीं समझे क्या बोल रहा हूं, नोट करो। ये किस में बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है अभी, टेट्राहेड्रल की बात नहीं कर रहे हैं, या स्क्वायर पेयर की बात नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों की बात हो रही है, वो तो हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ भी ये आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में, हाँ सही कह रहे हो तुम, ठीक है ना, क्यों भाई क्लियर, इसीलिए एक्सेप्शन दिखा रहा हूं मैं सिर्फ, और कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन देखो। ठीक है, तो एक हमने बस एक यहां से देना है अंदर, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट केस, ये पहला केस था जब क्या था, ये इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है तुमको D4, अगर तुमको D6 दिखे क्या, और वीक फील्ड लिगेंड है, और क्या दिखे D6, हाँ ठीक है। सो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड D6 मतलब ऐसा हो जाएगा 5 1 1 2 3, मान लो ये DsP, बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, और वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो क्या पेयरिंग करा पाएगा, नहीं, तो ये तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन खास है नहीं भाई, एक S उठाएंगे, 3P उठाएंगे और 2D उठा लेंगे, ये तो नॉर्मल केस है भाई, ये तो sp3d2 बना लेगा, ये तो पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल केस है, होता ही है,
यहाँ पे क्योंकि पेयरिंग तो होगी नहीं वीक फील्ड लिगेंड से, तो बाहर वाले उठा लेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा। D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो एक्सेप्शन देखो कैसे आएगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने डी में, यहाँ S है, यहाँ P और D बना के रख लिया हमने। बताओ कितने, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता है? कराएगा ना भाई, करानी चाहिए। तो ये क्या करेगा बताओ, ये इसको इधर भेज देगा और इसको इधर, तो कितना हो गया? D2sp3 हो गया कि नहीं? अरे तो इधर भी कोई ऐसा एक्सेप्शन आया क्या? नहीं आया ना, ये तो नॉर्मल केस है, बेकार। तो यहाँ D6 में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिखा अपने को, है? D4 में दिखा कि नहीं? ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो पता ही होता ही है इसमें क्या है ना। ये पता नहीं क्यों लिखा मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। D6 छोड़ो, D7 आओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? D7 कर देते हैं यहाँ पे, है ना अभी के लिए। D6 छोड़ो, D7 अगर होता है यहाँ पे, यहाँ D7 का केस लेते हैं। D7 S0P0 ऐसा आ गया, तो क्या करोगे? सुनना आप ध्यान से, ये DSPD लिख दिया, DSPD। पहले हम देखेंगे क्या वीक लिगेंड। वीक वाले में देखो, अगर D7 है तो कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 आए ना। अब देखो वीक में क्या होगा कि यहाँ पे तो अपना कोई दिक्कत नहीं आई भाई, ये ऑब्वियस है कि यहीं से उठाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 6 डिब्बे उठाने हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। sp3d2 हुआ, आया ना। आउटर डी हुआ कि नहीं? ठीक है, ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, क्यों दिक्कत कोई परेशानी? लेकिन अब जो केस आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके दोनों में एक्सेप्शन, और एक यहाँ इंपॉर्टेंट। कितने भर दे पहले? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे क्या गेम खेलने वाले, यहाँ पे क्या होगा बताओ? हम लोग, कुछ लोग बोलेंगे भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। तो हम क्या सोच रहे थे, ये इधर आ जाए, है ना? लेकिन और ये इधर आएगा तो एक बच जाएगा कि नहीं? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? नॉकआउट। नॉकआउट मतलब एक्साइट कर देगा, नॉकआउट मतलब एक्साइट टू हायर एनर्जी। इसको इधर फेंक देगा, कहीं फेंक देगा उठा के, भाग यहाँ से, समझे कि नहीं? तो बताओ, इसको जब उधर फेंका तो अब कैसा दिखने लगा? डी वाला डायग्राम देखो, डी का देखो, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है कि नहीं? ये एक पेयर कराया, एक फेंक दिया है। क्या बोला? हाँ, एक पेयर कराया, एक फेंक दिया, तो यहाँ पे D2sp3 हो जाएगा कि नहीं? तो याद रखना है, D7 जब भी आए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रट लो D2sp3। क्लियर? तो ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये भी क्या है बताओ? पैरामैग्नेटिक है कि डाया है? डाया है। क्लियर हो गया? D7 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो गया। अब चलते हैं D8 पे। D8 भी सुपर इंपॉर्टेंट केस। अगर वीक फील्ड लिगेंड है और D8 S0P0 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल होगा। क्या बोला? नॉर्मली जैसे होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना D2sp3 sp3d2 आ जाएगा नॉर्मली, है ना? इसको मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से तुम जैसे करते हो वैसे ही होगा, बट एक्सेप्शन आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क D8 S0P0। सुना जरा, यहाँ पे क्या होगा? तुम 1 2 3 4 5 S P के 3 D के 5 DSPD, है ना? कितने बढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, तो हमें ये नहीं करना कि नॉकआउट कर देना है। क्या बोला? नॉकआउट मत कर देना, ठीक है ना? क्लियर हुआ? कर दोगे नॉकआउट,
नॉकआउट करोगे क्या? नहीं नहीं तो क्या करोगे? ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? रहने तो रहने दोगे, तो क्या? क्योंकि उसको निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब भी डी बचेगा। तो तुम इनको रहने दो, आउटर डी ऑर्बिटल यहां से निकालो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ एक्सेप्शन आ गया है ना, sp3d2 हो गया ये। इनको रहने दोगे, ये नहीं करना कि इसको यहाँ से उठा दिया, नहीं ये भी नहीं हटा सकते, या इनको पेयर भी नहीं करा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी, नहीं समझे? तो पैरामैग्नेटिक हो गया कि नहीं? नॉकआउट नहीं होगा ना, वही तो बोले पैरामैग्नेटिक हुआ कि नहीं है? तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रखना। तो D8 में काफी ये बातें हो गई है, ठीक है। तो अगर हम समराइज कर दें अपनी सारी बात, ये बिठा दे नीचे वाला, समराइज करें अगर ध्यान से देखो, तो D0 से लेकर अगर हम बात करें, D0 से लेकर D3 तक, D0, D1, D2, D3, इनमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, D4 से चालू हुआ था ना एक्सेप्शन। तो इनमें तो साफ साफ इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, D2sp3, D4, D5, D6 और D7, ये चार ले लें। तो और अगर वीक फील्ड लिगेंड ले लें और स्ट्रॉन्ग फील्ड, इनमें वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाएगा? sp3d2 बनाएगा, देख लो sp3d2, और ये बनाएगा D2sp3। एक्सेप्शन रटा दिया है, ठीक है, ये रट लेना चार्ट। D8, D9, D10 आएगा अगर, तो कोई भी लिगेंड हो क्या होगा? sp3d2, ठीक है। यहाँ भी कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, D2sp3, यहाँ क्या sp3d2, और यहाँ पे दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वीक और क्या है स्ट्रॉन्ग। ये वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट, या ऐसे समझो एनालिसिस ऑफ बीबीटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम टेट्राहेड्रल पे जाएंगे। किधर नहीं, ट्रिक लिख दो डायरेक्टली, बीबीटी का जो टेट्राहेड्रल का लिख दो सीधा। ये किसके लिए? एनालिसिस फॉर ऑक्टाहेड्रल है ना, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स। ये किसके एनालिसिस की? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी क्या एनालिसिस है देख लो। वहां एक्सेप्शन बस लिख दे रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D7, D8, D9 अगर है, क्या है? बाकी तो नॉर्मल रहेगा, D7, D8, D9 में गड़बड़ आएगी। तो वहां पे अगर वीक फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है? WFL वीक फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या आएगा? एक्सेप्शन sp3 ये होगा, और ये D2sp3 आएगा, ये रट लेना, तुम खुद अभी बना के देख लेना ये सब, है ना। और D10 अगर आएगा तो हमेशा ही sp3 है, D10 चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक, क्या आएगा? हमेशा, बस ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो तुम्हारा पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो चुका है, खत्म। और मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया, एक्सेप्शन बताए थे, कहाँ कहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सेप्शन आ सकते हैं, कि कभी वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग ऐसा बिहेव करता है, वो सब याद रखना, वो स्पेशल कंपाउंड में याद रखना। अमोनिया का जैसा बताया था कि नहीं? क्या बताया था अमोनिया के बारे में? हाँ हाँ, अमोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अमोनिया वाला। अमोनिया में मैंने बताया था, वैसे क्या होता है अमोनिया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वीक? हाँ, अमोनिया में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो, वैसे अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट Mn, Fe और CO2+ के आयंस जो है ना, इनमें वीक फील्ड लिगेंड ऐड करता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है अमोनिया वाला, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में अपेयर करता है अमोनिया का। अमोनिया का क्या बोला मैंने? वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान लेना अमोनिया को, और Mn2+, Fe2+ और CO2+ के साथ ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड जैसा ऐड करता है, ये भूलना मत। यहाँ पे कोबाल्ट का केस ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोबाल्ट वाले केस आ जाते हैं। इसमें D2sp3 नहीं, सॉरी DsP2, माय मिस्टेक, DsP2 है ये, सॉरी इसको करेक्ट करो, है ना, गुड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP2 होगा, D2sp3, ठीक है, फील आ गई। तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
मतलब अब कुछ भी आ जाए सवाल बन जाएगा, ऐसा कोई भी सवाल गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी सवाल रुकेगा नहीं, जेई हो, एडवांस हो, कहीं का हो, कुछ भी हो, सब बन जाएगा। करके देख लो, गारंटी दे दी है। तो वीबीटी हो गया अपना। हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बीबीटी, है ना। यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है वो देख लो भाई, क्यों ये थ्योरी थोड़ी, इसमें प्रॉब्लम क्या थे, है ना, नोट कर लिया। कर लोगे ना क्वाड्रेशन नंबर 4 की एनालिसिस खुद से कर लोगे। ड्रॉबैक्स ऑफ बीबीटी, मतलब ये थ्योरी अच्छी थी बट कुछ चीजें नहीं बता रही थी, क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, नो एक्सप्लेनेशन ऑन, बात ना करो, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल हो सकते हैं या नहीं, किस मीडियम में क्या, कहां पे, उनकी कोई ये नहीं, और नो क्वांटिटेटिव क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, फेयर, और इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। और देखो नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आई कि इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, उनको एक्सप्लेन नहीं करता, लिख लेना इंग्लिश में, मैं क्रॉस कर रहा हूं। फिर डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, जो वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग वो नहीं बता पा रहा, है ना। तो ये भी एक, ये तो मैंने तुमको बताया ना भाई, उसने थोड़ी ना बताया। डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में एक्सेप्शन भी आ रहे थे ना, वो तो हमने बताया ना उसमें। बट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन क्या कर पा रहा था ये, अबाउट द नेचर ऑफ दिस, नो, कि टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर की एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं। फिर could not explain why some complexes are inner orbital and outer orbital of same, है ना, तो inner orbital है ना complex and outer orbital complex of the same metal, है ना, in the same oxidation state, है ना, of CMA in same oxidation state, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि ये दोनों क्यों बना रहा है, इनर भी बना रहा है कभी कभार, कभी आउटर, इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं समझे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एक्साइटेशन अकर्स, हमने बताया था ना कुछ जगहों पे एक्साइटेशन अकर्स, तो एक्साइटेशन क्यों अकर कर रही है नहीं बता पा रहा था। एंड इन केस ऑफ CuNH3 4, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है 2+, ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स है इसमें एक्साइटेशन ऑफ 1 3d इलेक्ट्रॉन इनटू 4d ऑर्बिटल हो रहा है, 3d से 4p में एक्साइटेशन हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये और भी चीजें हैं, तो बस ये मेनली तुम्हें इतना याद रखना है, ठीक है, जो ड्रॉबैक्स तुम्हें पता चल रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई क्लियर, फील आ गई। अब हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर,
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखने आ रहा है। सो ईएएन रूल ये किसने दिया था? ईएएन रूल सिडविक एंड पावेल। सिडविक ने मेनली सिडविक को कंट्रीब्यूट है, तो ये इन्होंने दिया था। और ये कह रहे थे कि जिस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ईएन वैल्यू ऑफ सीएमए ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम है ना, इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल होंगे वैसे कॉम्प्लेक्सेस हैविंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। किसकी? सेंट्रल मेटल की जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू है, अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस 36 आ गई है ना इस टाइप से, जो भी नोबल गैसेस की होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा है ना। दैट कॉम्प्लेक्स इज complex having En value of this equal to this, then that complex was considered stable। ये इन्होंने कहा था, किसने? सिडविक पावेल ने। If complex has En value of central metal atom as next noble gas configuration की जो atomic electrons है ना, electrons in next noble gas, then that complex is considered stable। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो En का इसने फॉर्मूला भी दिया भाई, Z मतलब एटॉमिक नंबर और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, Z +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस, इसका मतलब हम समझेंगे अभी, पहले ये फॉर्मूले रटने की भी जरूरत नहीं होती, ये हम लोग समझ लेंगे। K4FeCN6 आया, क्या आया? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? Fe पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या है? Fe पे आफ्टर बॉन्ड बनने के बाद जो Fe में नेट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, Fe को जो मिला, ठीक है। तो बताओ Fe का यहाँ पे En निकालना है, किसका? ऑफ Fe, इस सवाल में। तो बताओ क्या आएगा? Z कितना होता है Fe का? 26 एटॉमिक नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ कितना है? 6 इंटू 1 6, मतलब 12 आ गया। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +2 होता है। तो इसको फॉर्मूले सॉल्व करो, कितना आया? 36 आ जाएगा। तो ये है किसका? नेक्स्ट नोबल गैस का है ना। अरे आयरन के आगे क्या आता है? क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन का है कि आर्गन का है? किसका है? देख लेना, आर्गन का है क्या? क्रिप्टॉन का है ना, क्यों भाई? क्रिप्टॉन का 36 है, क्यों? तो ये उसके बराबर आ रहा है, मतलब क्या हुआ? हाँ, स्टेबल है। पक्का क्लियर हो गया? तो ये चीज हो गई। तो ये क्लियर हो गया। तो इसको स्टेबल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। किस कॉम्प्लेक्स को? K4FeCN6 को क्या होना चाहिए? बट ऐसा हुआ नहीं, ये रूल फेल हो गया। क्या हुआ? ये देखा गया जब K3FeCN6 पाया गया, सुनो इधर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पे Fe की जो आई है ना इन K3FeCN6 वो आएगी 35, सॉल्व करके देख लेना। फिर भी इट इज येट K3FeCN6 is more stable, समझ लो, is more stable than K4FeCN6। तो ये डिस्क्रिपेंसी आ गई ना। तो ये रूल अच्छा था, पर ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सारे कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेबल नहीं था। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में रूल एप्लीकेबल था डेफिनेटली, बट सब में एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि एक्सेप्शन आया। तो देयरफॉर रूल फेल्ड, ये रूल फेल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ Fe3+ है, Fe क्या है यहाँ पे? और Fe3+ Fe2+ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ स्टेबिलिटी चार्ज की वजह से हो रही है, ज्यादा चार्ज होने की वजह से, ठीक है। आगे देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और भी फैक्टर्स पे उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, सिर्फ एक फैक्टर पे थोड़ी ना, En पे। En इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स बट नॉट द एंटायर फैक्टर, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये देखो, आप सुनो, अब इसको रटने की जगह, मानो फार्मूला भूल गए, क्या करें?
तो बताओ Fe, ये एक्चुअली में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये मतलब हुआ कि नेट इलेक्ट्रॉन आफ्टर द बॉन्ड हैज बीन फॉर्म। बताओ कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बना होगा, पहले क्या था Fe जब अकेला था 26, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जब ये बॉन्ड बनाया हुआ तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम किए कि नहीं, तो नेट अभी हो गया 24, हाँ या ना। अब लिगेंड आए बाहर से, कितने इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड 12, कितना हो गया। तो देखो फॉर्मूला लगाने की जगह तुम ट्रिक नॉर्मल अपने नॉर्मल लॉजिक से भी बना लिए। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट नेट इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। क्यों, ये तो मतलब हुआ, नोट कर लो। बट ये यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जेई में स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और सारे स्ट्रक्चर ईएन अगर नॉलेज है तो आराम से बना सकते हो स्ट्रक्चर। तो बताओ द सेंट्रल मेटल एटम, इस थ्योरी के हिसाब से द सेंट्रल मेटल एटम ट्राइज टू गेन या अटेन या ट्राइज टू अटेन क्या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ना। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी ये कह रही है। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, सुनो मेरी बात। इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज लेस देन 36, क्या हुआ, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सीएमए इज लेस देन 36, तो बता इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा, क्योंकि मान लो 35 है तो बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाए। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सीएमए लेस देन दिस, देन मेटल सीएमए बॉन्ड्स क्या वन इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और अगर वो गेन करेगा तो अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा। Therefore such a complex will act as oxidizing agent. क्लियर हुआ। तो तुमने देखो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग है वो कॉम्प्लेक्स, वो भी पता कर लिया इससे। तो भाई कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग है, हाँ। दूसरी चीज, इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज ग्रेटर देन 36, तो क्या इट देन सीएमए वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर सच कॉम्प्लेक्स विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। अरे लूज इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, रिड्यूस, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ईएन का एक फायदा तो मिला भाई, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर प्रेडिक्ट करने में। अब देखो आगे, क्वेश्चन देखो, let us say we want to form a complex called of type CrCOX, क्या बोला, CrCOX। For this complex to be stable, for this complex to be stable, what should be the value of x, what should be the value of x, समझ रहे हो। इसको कैसे करेंगे देखो, बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनाना है क्रोमियम का कार्बोनिल के साथ, क्रोमियम का कार्बोनिल के साथ, कुछ नहीं होने वाला, करते वैसे ही है, ध्यान दो, बाकी लोग ध्यान दो। क्रोमियम और कार्बोनिल का हम क्या चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स बने और उसमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, और वो कब हो, स्टेबल हो। हम बोले ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो, स्टेबल। तो अगर स्टेबल होना है तो देखते हैं पहले,
बताओ पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका निकालना होता है? सीआर का। तो सीआर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे जानेंगे? 24। अरे इलेक्ट्रॉन नेट सीआर में कितने होते हैं बिफोर बॉन्डिंग? 24 प्लस 2 जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, तो वो तो हम माइनस कर देंगे 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि वो और कितना है, एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन देगा 1 और कितना x है x, मतलब लिगेंड कितने x, ये 2x हो गया ना। और इसका नेक्स्ट वो क्या होगा नोबल गैस कौन? 2036 होगा ना क्रोमियम के बाद जो आता है, समझ रहे हो? नेक्स्ट वाला देखना है, बिफोर वाला मत देखना है। तो ये क्या आ जाएगा, इससे इंप्लाइज 24 प्लस 2x इक्वल टू 36, तो 2x क्या आ गया 12 आया, तो देयरफॉर x क्या आ गया 6। तो देयरफॉर Cr जो है जब भी CO6 बनाएगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, नोट करो। सो जनरली हम एक नोट लिख लेते हैं, जनरली बताओ किस पे अप्लाई करता है ये रूल? जनरली ये रूल किस पे फायदा हुआ इसको? अप्लाइज मेनली टू मेटल कार्बोनिल, अप्लाइज मेनली ऑन मेटल कार्बोनिल। ये मेटल कार्बोनिल है कि नहीं? है ना, क्रोमियम कार्बोनिल जो है वो मेटल कार्बोनिल। सो मेटल कार्बोनिल पे ही ये ज्यादा इफेक्टिव रहा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की थ्योरी काम कर रही थी, बाकी किसी पे उतना काम नहीं कर रही थी पर उतना नहीं कर रही थी। ठीक है, एफईबी तो मेटल है क्या? हाँ, एंजॉय करो। क्लियर हुआ? अबे समझा कि नहीं? अब सीक्रेट ट्रिक देखो। अरे इफ सेंट्रल मेटल एटम इन मेटल कार्बोनिल, ध्यान दो ट्रिक देखो, हैज 35 इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? एक। तो वो बोलेगा भाई देखो सुनो इधर है क्या बोलता है ये? ठीक है, हाँ यही तुम्हारी फ्यूचर है। ये देखो सीआर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 35। अगर हो जाए सेंट्रल मेटल एटम के पास नेट कितने हो जाए? 35। सीआर हो या कोई भी मेटल मान लो, और एक और मेटल है उसके पास भी कितने हो जाए? तो अगर ये डबल कर ले, अपने आप को डाइमराइज कर ले, नहीं समझे? 70 किसका होता है? किसी का है? अबे कोई कैसा आदमी है ये? अबे डाइमराइज करने वो मत देखो, ये बताओ मेटल वो कॉन्फ़िगरेशन मत देखो, ये बताओ 35 है ना, तो अगर 35 है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मान लो पड़ा है, इसके पास भी 35 होने पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये अगर बॉन्ड बनाने 36 हो जाएंगे कि नहीं दोनों के पास? 35 होने के पास मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या हो 35 के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाना चाहेंगे, और अपने ये जो भी कॉम्प्लेक्स में ये भी बॉन्ड्स इधर होंगे, है ना, अपने बॉन्ड के साथ क्या कर रहे हैं? डाइमराइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये therefore they will want to the complex will dimerize, क्या बोला? हाँ, डबल होगा, याद रखना। 35 इलेक्ट्रॉन अगर हुए कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनिल में, तो वो डाइमराइज करेगा टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन, और 34 है दूसरी ट्रिक, if CMA in metal carbonyl has 34 electron, then complex will trimerize, क्या बोला भाई? M 3 बना लो, 1 2 3 एक एक पढ़े आया ना, बोलो। तो ये इसके साथ ट्राइमराइज करके ही तो स्टेबल होगा, ऐसा ये भी खुश, ये इसके साथ खुश हो जाएगा, या हो सकता है इसके साथ खुश हो जाए ना, ट्राइमराइज करेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे कैसे करता है, विल ट्राइमराइज, ऐसे एग्जैक्टली नहीं होता, वो अलग तरीके से, तो ट्राइमराइज बनाएगा, करेगा, अभी देखते हैं कैसे करेगा, तो ये देख लिख लो। ठीक है, तो अब देखो इस ट्रिक को काम करते हुए कैसे काम करेंगे, और जेई के सारे सवाल कैसे बन जाएंगे आराम से, एकदम मजाक में जेई के सवाल बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। पूछा गया है, मान लो MnCO5 का स्ट्रक्चर बताओ। MnCO5 होता है? इसका बोला क्या स्ट्रक्चर बताओ, क्या
कैसे करेंगे देखो इधर, MnCO5 में En निकाल लो पहले, किसका? Mn का। Mn में होता है 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है 25 प्लस 10 35, देयरफॉर इट विल डाइमराइज, देयरफॉर MnCO5 विल डाइमराइज। 35 है ना वहां लिखा है, डाइमराइज होगा तो कैसा होगा, यानी कि डाइमराइज हो गया तो Mn2CO10 बनेगा कि नहीं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा। यानी कि पहले तो ये समझो MnCO5 होता ही नहीं है, Mn2CO10 होता है, तो समझे, डाइमराइज करेगा, क्लियर हुआ। दूसरी चीज इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे जब, तो एक Mn ब्रिज आएगा, क्या है Mn ब्रिज, वो तो आएगा ना, और इधर क्या है CO, इधर भी क्या है CO, CO 3 हो गए, इधर भी क्या हो गया CO, CO और कितने हो गए टोटल बताओ, हमें 2 Mn हो गया और कितने CO बना लिए अभी तक, 6 बनाए, और कितने बनाने हैं, 4, तो एक CO ऐसे बनाओ, एक CO ऐसे बनाओ, एक CO ऐसे बनाओ और एक CO ऐसे, हो गया, बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इजी है ना भाई, ये आते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर लो, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, इजी है ना। तो ये हो गया पहला। अब सुनो नेक्स्ट, जिसका जेई में बहुत इंपॉर्टेंट, जेई में 3 बार आ चुका है, जो नेक्स्ट करने आ रहा है वो जेई में आ चुका है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट केस, मान लो तुमसे पूछा जाए COCO4 का, COCO4 का स्ट्रक्चर बताओ, पहले तो स्ट्रक्चर बताओ, तो बताओ पहले En निकाल लो ऑफ क्या, CO, कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 0 प्लस 4 इंटू 1, कितना आ गया, अबे सही लिखा है 2 इंटू 4 ना, 2 इंटू 4 होगा, अरे सही से बताओ ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 35 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इफेक्टिव टर्म नंबर 35, देयरफॉर डाइमराइज आया ना, तो डाइमराइज करेगा तो ये क्या बनेगा CO2CO8, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब सुनो यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है, CO देखो ये आया है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, गारंटी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने CO बना दो, पहले तो तुम 6 बना दो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप सही है, ये कोबाल्ट है दोनों, और बाकी सब CO कैपिटल वाले, और अब कितने हो गए 6, अब 2 बच गए, अब वो 2 कैसे बनाओगे जान लो, उसी पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। इसका एक ब्रिज बनाओगे CO के साथ, और इसका एक ब्रिज बनाओगे, देखो हो गया कि नहीं, अबे हुआ कि नहीं, तो बताओ कितने CO बॉन्ड हुए, 1 CO बॉन्ड हुआ कि नहीं, बताओ कितने CO मतलब टर्मिनल CO कितने हुए, कितने टर्मिनल C कैपिटल हुए, 6 टर्मिनल कार्बोनिल्स C कैपिटल वाले हैं ना, टर्मिनल मतलब एंड्स पे, और कितने ब्रिजिंग CO है, 2। ये जेई में 2-3 बार पूछा जा चुका है, देख सकते हो, PYQ उठा लो, मतलब 2020 में भी मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात नोट कर लो, ये आया है जेई मेन 2019 में भी आया, 11 जैन, सेकेंड शिफ्ट, पहले लिखो यहां तक, लिख लो, कोई दिक्कत, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, इसमें ये बातें होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भाई चिचोरे में मजा आ, नोट करो जल्दी, टाइम नहीं होता, बस बहुत काम कर दे, बहुत बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास खत्म 100%। हमको लगता है आज सोचा था, लेकिन क्योंकि आज नहीं हो पाएगा, कराने में तो करा दे, शॉर्ट में बताना तो बता दे, लेकिन फिर इतना डिटेल तुम्हें एक्सप्रेशन रह जाएगी, सब चैप्टर खत्म कराना कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन के साथ कराने में मजा है, ठीक है, फील आ गया। अब ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया स्ट्रक्चर, तुमको बोला रट लो, एनसीईआरटी देखोगे इसमें बोले, या किसी को उठाओगे उसमें बोल दिया रट लो, रटना की जरूरत है क्या, बना लेना EN रूल से सारे चीजें,
जेई मेन 2019 देखो, इलेवेंथ जैन शिफ्ट टू, बात ना करो, सेकेंड शिफ्ट 11 Jan 2019. The number of bridging CO ligands, number of bridging CO ligands, the number of bridging CO ligands and CO bonds and C small o, ये small o bond, यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है ऐसे ब्रैकेट में, ligand या ligands, हाँ, in CO2 CO8 रिस्पेक्टिवली, कर लोगे? हाँ, ऑप्शन क्या, ऑप्शन देने की जरूरत है? 2 and 1, आंसर सीधा होगा 2 and 1, इसको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ये जेई मेन में आता। कितने ब्रिजिंग सीओ है? 2, और कितने कोबाल्ट है? 1, देखो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। रटने की जरूरत नहीं भैया, नहीं तो गए काम से, रटते रह जाओगे, ये चैप्टर बहुत खतरनाक है, इसीलिए बेस्ट तरीका है ट्रिक से करने का इस चैप्टर को। और देख लो स्ट्रक्चर्स, बाकी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बना दे रहा हूं। FeCO5, FeCO5 का स्ट्रक्चर देख लो, सिंपल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनाओगे? ऐसे बना के, और यहाँ पे ऐसे, ये तो सिंपल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एक बना देते हैं CrCO6 ऑक्टाहेड्रल। CrCO6 अभी निकाला था ना हमने, बोला था x की वैल्यू 6 होगी, जो सवाल किया था, उसका स्ट्रक्चर देख लो, CrCO6 का ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, तो बस इतने स्ट्रक्चर ज्यादातर आएंगे, नोट कर लो। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल समझ के, सॉरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। अब नया टॉपिक मेटल कार्बोनिल्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नया टॉपिक क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस में भी, इसमें आ चुके 2007 वगैरह, और देखते हैं, मिटा देंगे। आज लगा लेना PYQ, सारे बन जाएंगे, जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उससे तो सारे ही बनेंगे, कोई एक सवाल नहीं रुकेगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम क्या हो गया? तो ठीक है, बात ना करो, आज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर 3 घंटे का हुआ तो क्या करोगे? स्टॉप क्यों कर रहे हो? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन और मेटल के बीच में क्या है? केमिकल बॉन्ड अगर है, तो इस टाइप का हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आपने देखा था है ना, RLI, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, RMGX, अरे है ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट, R2CuLi, क्यों? गिलमैन रिएजेंट, देखा है कि नहीं? तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बट हमें यहाँ ये पढ़ना है क्या? नहीं, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी ना है, हमें कोऑर्डिनेट वाले कंपाउंड्स पढ़ने हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक में किसका पढ़ना है? तो हमें मेनली पढ़ना है मेटल कार्बोनिल्स। क्या पढ़ना है? ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या पढ़ना है? मेटल और कार्बन के बीच में मेटल कार्बोनिल ही हमारे लिए सिलेबस में है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
है ना, एनीथिंग ऑफ दिस टाइप MCOX इज इन आवर सिलेबस, आपने देखा अभी अभी हमने कराया, तो इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ लिगेंड जो है, अब लिगेंड हमें बताया था, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं बताओ? दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल का नाम और बताया था, पाई एक्सेप्टर या पाई लिगेंड बताया था, पाई एसिड एक्सेप्टर, है ना। तो ये लिगेंड दो टाइप, और ये सिंपल लिगेंड बोलते हैं इनको। सिंपल लिगेंड क्या होते हैं या क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे। और नॉन क्लासिकल क्या होता है? मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा और लिगेंड भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर? सो यहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग है। तो मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करता हूँ, वो वाली बॉन्डिंग। समझ में आया? ठीक है ना, सही है ना भाई? तो नॉन क्लासिकल हमें पढ़ना क्या, मेटल कार्बोनिल में कौन सा लिगेंड पढ़ेंगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग का इस्तेमाल होगा, क्योंकि नॉन क्लासिकल लिगेंड दिखाए जाएंगे। लिगेंड क्लासिकल नहीं है, CO इज नॉट अ क्लासिकल, इट विल एक्ट एज अ नॉन क्लासिकल लिगेंड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो नोट करो, अभी बताते हैं कौन कौन से हैं। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड है जिसमें लिगेंड नॉट ओनली डोनेट्स बट आल्सो एक्सेप्ट्स फ्रॉम CMA। नॉन क्लासिकल लिगेंड की डेफिनेशन अगर हम बात करें, नॉन क्लासिकल लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड, है ना, लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू CMA बट आल्सो एक्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम CMA। क्लियर हुआ? किस टाइप के लिगेंड हो गए? नॉन क्लासिकल। ये टू टाइप्स के होते हैं फर्दर, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर्स। सिग्मा डोनर एंड, अभी तक हम पाई की बात कर रहे थे, बट इसमें सिग्मा भी होते हैं। सिग्मा डोनर्स एंड पाई डोनर्स दो टाइप के होंगे। ठीक है, तो सिग्मा डोनर में जो है, जो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ऐसे बोलो, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ऐसे बोलना बेटर रहेगा। है तो पाई एक्सेप्टर ही ना दोनों, अरे है तो पाई एक्सेप्टर ही ना दोनों, बट डोनर्स बदल रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेटल के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि वो किधर से डोनेट करे। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्मा डोनर। सो इफ लिगेंड डोनेट्स फ्रॉम सिग्मा, क्या बोला? यहाँ पे क्या हो रहा है? लिगेंड डोनेट्स फ्रॉम हाँ, एंड CMA डोनेट्स फ्रॉम, और यहाँ पे लिगेंड डोनेट्स फ्रॉम पाई। समझ रहे हो? पाई मतलब बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग पाई, है ना। पाई स्टार भी हो सकता है, जरूरी नहीं पाई है। नहीं समझे? अरे समझेगी नहीं। सो डोनेट्स वाया सिग्मा एंड एक्सेप्ट्स वाया पाई। लिगेंड डोनेट्स फ्रॉम सिग्मा एंड एक्सेप्ट्स वाया, इसको भी लिख लो, एक्सेप्ट्स वाया पाई। यहाँ पे डोनेट्स फ्रॉम पाई एंड एक्सेप्ट्स वाया पाई। तो कौन कौन से जो हमारा फेमस है, जो ये वाला लिगेंड है, जो कार्बोनिल जो आता है, वो इसी कैटेगरी में आता है। कार्बोनिल जो है ना, वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है, और यही हमें पढ़ना है डिटेल में मेटल कार्बोनिल में। क्लियर हो गया? Cl माइनस NO प्लस, NO प्लस हो गया, PF3 हो गया, Cn माइनस हो गया, है ना। ये सारे क्या है? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? PR3। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CO। और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, बस नाम पता होने चाहिए कौन कौन से। C2H4 C6H6 बेंजीन, है ना, C2H4 C6H6 C5H5 माइनस, ये सारे क्या है? पाई डोनर या पाई एंड पाई एक्सेप्टर है। नोट करो। अरे C2H4 में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है कि नहीं? ये पाई डोनेट भी कर सकता है, पाई एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, याद रखना मेटल के साथ। तो मेटल कार्बोनिल अगर हम पढ़ने आए तो हमें सिर्फ CO से मतलब है और चीज नहीं। ठीक है, नोट करो। So in presence of non-classical ligands, in presence of non-classical ligands,
है ना। अब बुक में ये नहीं लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन क्लासिकल कौन सा मान लिया है एनसीईआरटी ने, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, है ना। एंड पाई एक्सेप्टर किसकी बात हो रही है, मेटल कार्बोनिल में अगर हम बात करें, मेटल कार्बोनिल की बात करें तो मेटल कार्बोनिल में इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा लिगेंड, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटल कार्बोनिल में हमारा ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है इसमें, स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग। और लिगेंड विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल बाय फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, है ना। एंड क्या, अबे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताओ पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन पे 8 होते हैं ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा सिस्टम है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से भरने होंगे। पहले यहाँ तक लिखो, ये मिटा देंगे सब, जल्दी करो। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO, वो पता होना चाहिए। 11th में तो पढ़े हो नहीं तुम ढंग से, है याद तो करते नहीं थे, क्यों करते थे नहीं ना, घंटा पढ़े हो। आज 12th का पढ़ पाए, 11th भी नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। देखो CO में क्या होता है, इधर 1 2 1 है दोनों, इधर एनर्जी लेवल से, ठीक है। एनर्जी लेवल देखो कितनी एनर्जी लेवल है, 8 है। अब सुनो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत अच्छा। तो खाली कुछ पड़ गए कि नहीं यहाँ पे। और लिगेंड ये वाला क्या करता है, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। तो जो पाई एक्सेप्टर है वो कहाँ करेगा, ये खाली डिब्बे हैं कि नहीं, यहीं पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। और ये इसके एंटी बॉन्डिंग है तो पाई स्टार में होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना, नोट करो पहले याद। तो स्पेशली अब हम क्या करने आ रहे हैं, मेटल कार्बोनिल करने आ रहे हैं, डिटेल में देखना है, ये सब मिटाने आ रहे हैं। और अब हम देखेंगे स्पेशली बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये तो अभी तक एग्जाम्पल समझा दिया। हमारे सिलेबस में सिर्फ ज्यादातर CO का ही केस है, इसलिए हम CO को डिटेल में करेंगे। तो भाई क्लियर हुआ। तो बताओ CO क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा डोनेट करके, है ना। CO विल डोनेट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, क्यों, एंड CO विल एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अरे है ना, किससे एक्सेप्ट करेगा, मेटल से, है ना। ये याद रखना। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्यों भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, क्यों। ये किस लेवल में अपने ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पाई स्टार एक्सेप्ट करता है, पाई स्टार एनर्जी लेवल। अरे एंटी बॉन्डिंग है ना, ये सब ये डोनेट कर सकता है और ये एक्सेप्ट करेगा ना इसमें। अब सुनो ये बात याद है अगर, तो जो सेकंड केस में हो रहा है, सेकंड केस मतलब कौन सा बॉन्ड, जो मेटल दे रहा है, कौन दे रहा है, मेटल जो दे रहा है कार्बोनिल को, है ना, ये वाला केस है। यहाँ जो बॉन्ड बनता है इसको डेटिव बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग हो रही है, और इसको डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्यों भाई, अरे डेटिव बॉन्ड मतलब डेटिव पाई बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटिव मतलब ही हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्डिंग होता है, और यहाँ डेटिव पाई बॉन्ड बना रहा है। बैक बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे,
ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, डेटिव सिग्मा, और इसको क्या, डेटिव पाई। क्लियर, बस ये नाम है, बस याद रखना। तो अब सुनो, बहुत यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है, बहुत अच्छा। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ऑर्बिटल सिनर्जी बॉन्डिंग दिखाने के लिए। सुनो इधर, ये मेटल है, मेटल के पास भाई डी ऑर्बिटल होंगे कि नहीं, वेकेंट। ये देखो मेटल के डी ऑर्बिटल बना दिए, कार्बन है और मेटल का एक और ऑर्बिटल इधर, और ये कार्बन का भी बना देते हैं इधर से। क्यों भाई, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा बना दिया हमने, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वही बना रहा है। और यहाँ पे हमने बना दिया ऐसे, इधर ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब सुनो, बताओ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये वाले देखो ना, ये क्या देगा, हंसी मजाक बंद करो, इधर देगा कि नहीं। तो ये CO डोनेटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। क्लियर हुआ भाई। चैटिंग करने बगल में चले जाओ यार, नहीं पढ़ना है ना तो वहां चले जाओ बगल वाली क्लास में, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। CO ये क्या दे रहा है, कार्बन इसको दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। और मेटल क्या करेगा बताओ, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन भी देगा कि नहीं। तो ये पाई से इसके पाई स्टार में डाल रहा है, तो ये क्या बना, कैसा बॉन्ड, यहां से भी ऐसे ही करेगा काम, तो यहां भी पाई बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब वही सेम ही चीज है, वैसे बना दिया। क्यों भाई, क्लियर हुआ। तो यहाँ पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने ऐसे डोनेट कर दिया, तो हमने दोनों तरफ से दिखा दिया। हो गया क्लियर, दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग है, यही हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा डोनर, और ये क्या है, ये सेकंड केस क्या है, CO विल एक्सेप्ट, है ना। तो ये डेटिव बैक बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग, यानी कि डेटिव पाई। क्लियर, नहीं समझ में आया, वेरी गुड। इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये डायग्राम आना चाहिए। इन मेटल कार्बोनिल, इन हम पढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनिल हमारे सिलेबस में, याद रखना, बना लो ये डायग्राम। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इफ मेटल इज अ गुड डोनर, इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, तो क्या होगा, देन मेटल C बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। क्यों, और अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड, ये मेटल कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मेटल अच्छा डोनर है, मतलब यहां से, तो एट द सेम टाइम कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि फिर कार्बन मेटल की तरफ ज्यादा सिनर्जी रखेगा, तो विल इंक्रीज, देयरफॉर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। याद रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है, पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम, और स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ये सब जुड़े हुए हैं ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक, यानी कि M मैं ऐसे बना दूं अभी C और ऐसे O, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी जब जब बढ़ेगी तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पैरेलली क्या होगी, कम। ये मतलब है इसका, क्यों, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर, ये याद रखना, नोट कर लो। डोनेटिंग पावर किसकी ज्यादा, जो जब M पे माइनस चार्ज होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ज्यादा अच्छा डोनर देन न्यूट्रल देन M पे प्लस, है ना। जनरल ऑर्डर है ये, जनरली डोनर टेंडेंसी किसकी ज्यादा, M माइनस की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो जब भी M पे माइनस चढ़ेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में M पे क्या चढ़ेगा, तो वो वहां पे M और C का बॉन्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर, और C और O का बॉन्ड क्या होगा, वीकर। जनरल है ये, बता दिया।
हमेशा मत सोच लेना, ये जनरली है। M पे नेगेटिव आएगा तो वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी इस एरिया में। M पे अगर माइनस होगा तो, और प्लस होगा तो उतना दे नहीं पाएगा, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो इस पे सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ हो रही है ना इस रीजन में, तो ये कम हो जाएगा एक्सटेंट। ठीक है, नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन टाइम देखो बेटा दे। अच्छा, CO का बॉन्ड ऑर्डर याद रखना कितना होता है। कार्बोनिल में, कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। CO का बॉन्ड ऑर्डर अगर आपसे पूछे, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, याद रखना। क्यों? C ट्रिपल बॉन्ड वो लिखते हैं और यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, ये होता है CO। ठीक है, याद रखना ये। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बाथरूम में लाया। मिटा दे ये, कोई दिक्कत मिटाने आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन देखो, मान लो इधर अपने को पता करना है ITJ 2007 का सवाल। देखते हैं, ये एडवांस वाला बोल सकते हो। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स, among the following metal carbonyls, the CO bond order is lowest in Mn CO6 plus FeCO5, तीसरा CrCO6, चौथा V वेनेडियम का जो है CO6 माइनस। अपने को ये 4 दिया, बोला है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किस में होगा। ठीक है, अब हमने जनरली बताया था M पे माइनस हो तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? MC का, बट हमें CO का निकालना है। देखो हमने बताया क्या था, M डॉट 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 ऐसे बनाइए मेटल कार्बोनिल, मान लो इसकी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी, अगर इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? कम। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम करने के लिए हम यहाँ पे अगर कम करना है तो ये अच्छा डोनर होना चाहिए। कौन? M। ये अच्छा डोनर कब होगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बताओ, इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा होंगे, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सोचो। तो बताओ यहाँ Fe के, Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3D, अरे क्या है? 5 है, 4s1 क्यों? और Fe क्या है? 3D 6 4s2, और Cr क्या है? 3D 5 4s1, और V क्या है? 3D 4s2 या 3D 4, देख लेना वो क्या है। बता सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें है? Fe। वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन Fe देगा तो Fe और C का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अरे भाई, इधर D पाई P पाई बॉन्डिंग क्या होगी? बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। क्या होगी? बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। D ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल है ना, कार्बन का P ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन और मेटल का D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं D पाई P पाई। ये बैक बॉन्डिंग है। D से मेटल से कार्बन की तरफ हो रही है ना, तो मेटल से अगर कार्बन की तरफ क्या हो रहा है? यहाँ D पाई P पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो क्या होगा? CO में क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, सो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा अगर, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। क्यों भाई? हाँ हाँ, जाओ। बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ बढ़ रहा है, किसमें? Fe के केस में।
जाओ जाओ सब जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो, आउट फास्ट, डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, डोंट टॉक व्हाइल यू लीव, प्लीज गो आउट, जल्दी करो, क्लास चल रही है, जाओ जाओ जिसको जाना है जाओ, बाय बाय बाय, जाओ जाओ जाओ, सबका प्रैक्टिकल है ना? हाँ सर। यार बात क्यों कर रहे हो, निकलो ना यहाँ से, निकलो, बाय, जाओ जाओ बाय, थैंक यू, तुम लोग को भी जाना है, तुम भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी जाना है प्रैक्टिकल, तुम भी जाओ, नहीं बाय बाय, ठीक है करें आगे, ठीक है, तो ये हो गया अपना, क्या समझ में आया बताओ, J2.7 का सवाल समझ में आया, किसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी इसमें, तो FeC का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो रहा है कि नहीं बैक बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, तो CO का पूछा है ना इन्होंने, CO का बॉन्ड ऑर्डर, तो हमने बता दिया भाई इसका ही होगा, CO में सबसे कम ऑर्डर, ये नोट कर लो, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, ऐसा सिंपल सा आ गया, MnCO6 प्लस, मतलब ऐसा आ गया, और दूसरा आ गया CrCO6, और तीसरा आ गया BCO6 माइनस, है ना, इसमें क्या होगा, किसका ज्यादा होगा बताओ, इसमें आपसे क्या पूछा है कि बताओ किसमें बॉन्ड CO बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, अरेंज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, डिक्रीजिंग CO बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, CO के बॉन्ड ऑर्डर में क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, है ना, तो इसको A मान ले, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो हमें पता करना है, बताओ नेगेटिव कौन है, B, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से B पे, क्योंकि B माइनस इज हैविंग मोर देन Cr देन Mn प्लस, तो ये पक्का क्लियर हो गया, तो बताओ यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पे, अरे B पे नेगेटिव है, तो इसका ऑक्सीजन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा बॉन्ड, अरे B का C के साथ क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगी, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे क्या पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है, तो पहले A हो जाएगा, फिर B, फिर C, है ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, MnC का वीक, तो कार्बन ऑक्सीजन का ज्यादा है ना, इसका क्या होगा, Mn और C में तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा ना, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया ना, हमें तो इससे मतलब है, ठीक है, और इसका बीच में रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन, रिकॉर्ड लेते हैं क्वेश्चन, जल्दी लिखो, टाइम बताओ, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन और करके ना, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, हमने ये कर लिया, अब ITJ2.6 का भी सवाल कर लेते हैं, एक सवाल J2.6 का भी कर लिया, फिर हमारा ये पार्ट हो जाएगा मेटल कार्बोनिल का, तो ITJ क्या है क्वेश्चन, देखते हैं, इफ द बॉन्ड लेंथ of CO bond in carbon monoxide is 1.128 Armstrong, then what is the value of CO bond length in FeCO5 1.15 Armstrong, 1.128
ठीक है, ये पूछा है क्या, देखते हैं। इफ द बॉन्ड लेंथ, ओके, मान लो FeCO5 है तो FeCO5 पहले ऐसे बना लिया करो, है ना। बोल रहे हैं इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग CO की, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन, नॉर्मली CO की बॉन्ड लेंथ इतनी है, जब FeCO5 का बॉन्ड बना तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई होगी कि नहीं, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि नहीं, तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई होगी, कम होगी या ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम हुई होगी, है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ कम हुई तो इधर बढ़ेगी कि नहीं बॉन्ड लेंथ। भाई यहाँ पे जब मेटल कार्बोनिल ने बॉन्ड बनाया तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम हुई, नो डाउट, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई, कम, बट बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गई। यानी कि पहले, अच्छा बहुत ज्यादा बढ़ेगी, स्लाइटली बढ़ेगी, स्लाइटली, बहुत ज्यादा बढ़ने बढ़ जाएगी। अब सुनो, पहले था 1.128 और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू में दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कौन से, जो इससे छोटे होंगे, इस वैल्यू से जो छोटे होंगे वो तो नहीं हो सकता आंसर है, ए और डी छोटे है, ए नहीं है, देखो बी तो बराबर है, वो तो होगा नहीं भाई, बढ़ा है ना बॉन्ड लेंथ, ये तो बराबर हो गई, और डी ये भी नहीं हो सकता, सी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ना था ये पक्का, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होना है ऑप्शन। अब सी बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है और ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, सी विल आल्सो बी नॉट द करेक्ट, सो आंसर इज ए, बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, स्लाइटली इंक्रीज, ठीक है, समझ में आ गया भाई। यहाँ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बढ़ गई ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी कि 1.128 से बॉन्ड लेंथ यहाँ पक्का ज्यादा आने वाली है, बट बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, तो देख लो कौन सी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, समझ में आया। सो IIT 206 का सवाल हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट चीज और बता दे और फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आइसोमेरिज्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में याद रखना आइसोमेरिज्म होगा और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। और फिर कुछ कलर्स के बारे में बात होगी और डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास भी। तो एक बस हेडिंग डाल रहे हैं, बॉन्डिंग इन पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अभी तक हमने क्या देखा, बॉन्डिंग इन सिग्मा डोनर सिग्मा पाई एक्सेप्टर, अभी तक हमने क्या देखा, बॉन्डिंग इन सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, है ना, लिगेंड। अब हम देखेंगे पाई डोनर, मतलब ये सेकंड केस है, नॉन क्लासिकल का सेकंड केस, उसको डिटेल में देखेंगे, बस उनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल है जीस सॉल्ट, क्या जीस सॉल्ट, याद रखना ये किसका एग्जांपल है, ऐसा मेटल कार्बोनिल जिसमें, मतलब ऐसा सॉरी कार्बोनिल बोल, हाँ ऐसा लिगेंड हो जिसमें, जो कि नॉन क्लासिकल तो है बट पाई डोनर एंड वेल एज पाई एक्सेप्टर, है ना, यानी कि C2H4 जैसा होगा, या C6H6 हो सकता है, या C5H5 माइनस हो सकता है ना, बताए थे तीनों एग्जांपल में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जीस सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला लिख लो, याद रखना है KPtCl3 पाई C2H4 लिखते हैं, पाई क्यों, क्योंकि पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर है ना। देखो यहाँ पे कौन सा लिगेंड इस्तेमाल हुआ, C2H4, जो कि हमारा होता भी था, एग्जांपल में हमने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक जीस सॉल्ट, याद रखना है। इसमें हमारा जीस सॉल्ट का स्ट्रक्चर अगर देखोगे ना, तो C डबल बॉन्ड C, एक H ऐसा जा रहा है, एक H ऐसा जा रहा है, एक H ऐसा है और एक H ऐसा है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग हो रही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, किसकी तरफ, Pt Cl3 है ना, ये देखो 3 Cl बना दिया, ये हो गया जीस सॉल्ट का स्ट्रक्चर अंदर वाले पार्ट में, ये जो अंदर वाला है ना ब्रैकेट के, उसको मैंने बाहर तो K प्लस आई है कि नहीं, समझ रहे हो, ये हो गया जीस सॉल्ट का स्ट्रक्चर में बता दिया। तो ये याद रखना, यहां से पाई देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, है ना, और ये Pt से ही पाई के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो दिखाया नहीं है हमने, बस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हैं। जीस सॉल्ट समझ में आ गया भाई, ये इथीन है ना C2H4, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यही तो लिगेंड जैसा एक्ट कर रहा है, डोनर, पाई डोनर ये है, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल जीस सॉल्ट का दे दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है हम लोग, अरे तो वो तो फिर तुम वो बनाओगे ना इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम,
सॉल्ट इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, नोट कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या आइसोमेरिज्म होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी और कुछ कलर्स के बारे में बात होगी और कुछ डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं, वो करेंगे और कुछ एप्लीकेशन वगैरह के एंड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है।